मैं राजेश आसुदानी रकी थ्रू लिटरेरी लेंस के इस मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं डॉक्टर विनोद आसुदानी जी का भी। नमस्कार। जो हमारे साथ यूं तो हमेशा रहते हैं, हम दोनों का ही ये मंच है। वैसे ये मंच तो आप सभी का है, हम दोनों कोशिश करते हैं कि आपको अदब से रूबरू कराएं, अदब आप तक पहुंचाएं, आपको अदब तक पहुंचाएं। पर आज मैंने ख़ास तौर पे स्वागत इसलिए किया डॉक्टर साहब का, आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो बात है, आज की जो रचना है, आज की जो कृति है, वो न सिर्फ हम डॉक्टर साहब की ज़ुबानी सुनेंगे, पर ये उनकी खुद की ही रची हुई एक गज़ल है। मैं ये कहूँ, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर विनोद आसुदानी एक जाने माने शायर हैं, शायर के साथ क्रिटिक हैं, एक लिटरेरी कम्युनिकेटर हैं, दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं और 36 जी हाँ 36 किताबों के रचयिता हैं जो अलग अलग फील्ड्स में लिखी गई हैं। और ये किताबें आप अमेज़ॉन पे, किंडल पे कहीं भी पढ़ सकते हैं दुनिया भर में। और डॉक्टर साहब, मैं और क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत लेकिन हमारे सामाइन जानते हैं आपको, रूबरू होते हैं आपसे हर एपिसोड में, और उनकी ख्वाहिश रहती है, मेरी भी ख्वाहिश रहती है कि आप कभी कभी अपनी रचनाएं, स्वरचित रचनाएं न सिर्फ हमें सुनाएं, बल्कि उसके बाद उस पर हम आपसे मुखातिब हों, आपसे गुफ्तगू करें, उसकी बारीकियों पर, उसकी जो अपने ही मुंह से जब कोई लेखक, कोई कवि अपनी रचना के बारे में बात करता है तो उसमें एक अलग एक ऑथेंटिसिटी पैदा हो जाती है। यूँ तो रचना सबकी हो जाती है एक बार रची जाने के बाद, लेकिन फिर भी एक अलग रिश्ता होता है रचयिता का अपनी रचना से। तो मैं पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी ये गज़ल हमें सुनाएं और उसके बाद हम सोचेंगे, समझेंगे, बात करेंगे कि आखिर उसमें क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब साहब। ये गज़ल हाज़िर करता हूँ जी, और गज़ल कहने के बाद इस पर ज़रूर आपकी नज़र आनी चाहिए और देखें कि ये गज़ल कुछ अलग अंदाज की है। बहुत कम इस प्रकार के अशियार मैंने कहे हैं। तुम्हें सुनने की ख्वाहिश हो तो सन्नाटा भी बोलेगा। तुम्हें सुनने की ख्वाहिश हो तो तुम्हें सुनने की ख्वाहिश हो तो सन्नाटा भी बोलेगा। कभी सहरा से पूछो हाल तो सहरा भी बोलेगा। क्या बात है, क्या बात। तुम्हें सुनने की ख्वाहिश हो तो सन्नाटा भी बोलेगा। कभी सहरा से पूछो हाल तो सहरा भी बोलेगा। कहानी जुल्म की आसानी से ये मिट नहीं सकती। कहानी जुल्म की आसानी से ये मिट नहीं सकती। किलो के भाव से बेचा हुआ पर्चा भी बोलेगा। वाह वाह, क्या बात। कहानी जुल्म की आसानी से ये मिट नहीं सकती। किलो के भाव से बेचा हुआ पर्चा भी बोलेगा। और लगाई आग तुमने है बुझाने की करो कोशिश। लगाई आग तुमने है बुझाने की करो कोशिश। न मासूमों की आहें लो यही मलबा भी बोलेगा। लगाई आग तुमने है बुझाने की करो कोशिश। न मासूमों की आहें लो यही मलबा भी बोलेगा। और ये साहब, ये शेर देखें कि जुबान काटी है तुमने पर सुकून से बैठ मत जाना। जुबान काटी है तुमने पर सुकून से बैठ मत जाना। अगर बोला कोई अन्ना
हाँ। तो फिर गूंगा क्या भी बात है, बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह, कि जुबां काटी है तुमने पर सुकून से बैठ मत जाना। अगर बोला कोई अन्ना तो फिर गूंगा भी बोलेगा। जी जी जी। तुम्हें सुनने की ख्वाहिश हो तो सन्नाटा भी भी बोलेगा। बोलेगा। कभी सहरा से पूछो हाल हम्म, तो सहरा भी बोलेगा। वाह, क्या कहें डॉक्टर साहब, ये छोटी सी गज़ल आपकी, वैसे तो 3 शेरों की एक मतला और 3 शेर हैं इस गज़ल में। जी और फ़नी लिहाज से तो ये मीटर है मुफ़ाइलुन 7-7 मात्राओं का जो है ना, जी मुफाइलन वो मुफाइलन फ़ाइलुन, तो बिल्कुल एक बंधी हुई बिल्कुल गज़ल है। और भाषा, काफ़ी सारे हिंदी के अल्फाज इसमें आए हैं, शब्द आए हैं। वैसे भी हम हिंदुस्तानी की बात करते हैं, हिंदी उर्दू का कोई झगड़ा नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है ना। और तत्सम मैं तद्भव ये सारे कह शब्द रहा आते हैं। जिस लहजे की गज़लें बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये उस लहजे की गज़ल नहीं उससे है। अलग है ये, उससे अलग है। क्योंकि मेरे गज़लों में राजेश जी आपने देखा होगा जी। कि समाज पर मैं तंज नहीं होता, तंज नहीं व्यवस्था होता, पर कोई कटाक्ष नहीं होता। जनरली आपका रुख जो है वो साइको फिलोसॉफिकल जी बिल्कुल रुख होता है, मनोवैज्ञानिक बात होती है, दार्शनिक बात होती है, पर इसमें सिस्टम की बात है। बिल्कुल सिस्टम इसमें की बात। समाजी सरोकार खुल के सामने आए हैं, कोई उसमें ये बात नहीं है, और है ना? जो सामाजिक मूल्य हैं खास जी। करके जो सोशल वैल्यूज कहूंगा मैं जिसे, बिल्कुल, तो सोशल वैल्यूज जहाँ चरमरा गए हैं, कहीं कहीं तो समाप्त से लगने लगे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। इस व्यवस्था से जब शायर पीड़ित हो जाता है, हाँ। परेशान उठता है, हाँ। उसके मन में जो पीड़ा उठती है, दर्द उठता है, तब जाके तो फिर वो इस प्रकार के अशआर उसके अशआर कहने पड़ते हैं, मैं कहता हूँ। और ये सारे अशार जो है दे रिजोनेट विथ अस, कभी भी, पहले भी, आज भी, और आज तो शायद कुछ ज़्यादा ही विनोद जी, क्योंकि समाज हो, जो सिस्टम हो, उसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो जो बातें रह जाती हैं, अब जैसे मतले को ही ले लें जी बिल्कुल कि कि तुम्हें भाई सुनने की ख्वाहिश हो तो तो सन्नाटा भी बोले। सन्नाटा भी बोलेगा, हैं? तो सुनने, पहली बात तो सुनने की ख्वाहिश, ये बहुत अच्छा आपने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है, क्योंकि आज ये हो गया है कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ कैकोफेनी, हम सुनना ही नहीं चाहते सुनना नहीं चाहते। कि क्या है, क्या सरोकार है, हर वो हम एक सुनना ही व्यक्ति नहीं चीख चाहते। रहा है, चिल्ला रहा है, शिकायत कर रहा है, लेकिन सुन नहीं रहा। सुनने की जो ख्वाहिश पैदा ही नहीं हो रही हमें, कि हम सुने कि आखिर बात क्या है, मुद्दे क्या हैं जिन पर हमें हमारी ज़िंदगी जिनसे वाबस्ता है। तो अगर सुनने की ख्वाहिश हो तो क्योंकि गालिब साहब ने भी बहुत हाँ, पहले फरमाया कि मैं भी मैं मुंह मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो वो मुद्दा क्या है, ये एक बड़ी बात है। तो आज आप पढ़े लिखे इलेक्टोरेट से पूछिए, जो वोट देते हैं, चुनाव में चुनते हैं नेताओं को हम लोग, लेकिन हमें मुद्दों से सरोकार ही नहीं है। जी बिल्कुल हम जानते ही नहीं कि उनका स्टैंड क्या है, उस पर वो क्या सोचते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण मैं दूं आपको, तो जब वोट हम दे चुकते हैं विनोद जी, जी तो पोस्ट इलेक्शन अलायंसेस बनते हैं, जो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े मुद्दों पर, तो वो चुनाव के बाद एक साथ आ गए। सत्ता हथियाने के लिए एक साथ आ गए। तो what I believe that the authenticity of casting vote is nullified. That's nullified, insulted, rather totally insulted। जहां जिस पार्टी को जैसा लगता है एक दूसरे के साथ जोड़ तोड़ के बस सत्ता में आने के प्रयास करते हैं, कि ये क्या मुद्दों की राजनीति है? बिल्कुल, तो सन्नाटा छा गया है चारों तरफ। हमें सही में कहीं विचार नहीं दिखता। प्रश्न विचार का है। आज जो सबसे बड़ी तकलीफ है, कोई विचार कमजोर है, और जो है भी उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी तो बिल्कुल। ये एक बिंदु हाँ, जो मैं बिल्कुल ये खुल के सामने खुल के आया सामने है, कहने इसमें की बात सन्नाटे कर को रहा हूँ। तोड़ दिया है आपने, मैं तो कहूंगा। जी जी है ना? और कहानी जुल्म की हाँ। आसानी से ये मत, कहानी जी, जुल्म जी, की जी, ये आसानी से मिट नहीं नहीं सकती। किलो के भाव भाव से बेचा हुआ पर्चा भी बोलेगा। ये बहुत उम्दा लाइन है, ये बहुत उम्दा मिसरा है कि किलो के भाव से बेचा गया पर्चा भी बोलेगा। पत्रकारिता जो है, जर्नलिज्म जो है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम समझते हैं भाई पेपर तो आज का कल पुराना हो गया। हाँ राजीव, उसमें मैं तो- ये बताऊंगा है? कि जो भी जुल्म होता है, हाँ, चाहे कहीं डकैती हो गई, कहीं चोरी हो गई, कहीं बलात्कार हो गया, हाँ, या कहीं किसी के साथ कोई तकलीफ हुई, ये अखबारों में तो छपता है उस दिन, बिल्कुल बिल्कुल छपता है। बिल्कुल छपता और है। एक महीने के बाद सारी की सारी अखबारें आप उठा करके किलो के भाव से बेच देते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या कि जुल्म जो हुआ था, जिससे उसका खत्म हो गई अन्याय बात, हुआ था, खत्म हो गई वो बात। बात ही खत्म हो गई। उसको कोई न्याय मिला या न मिला, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। और ये भी है इस शेर में कि वो अखबारों में छपना जरूरी है। पत्रकारों का काम है कि छोटी छोटी बातों को वो
छापें सामने लाएं, क्योंकि आज अगर कुछ नहीं भी हुआ उस पर तो एक क्रिएट तो हो गई बात कि ये बात हुई थी। बाद में ये होगा कि अगर कहीं आज का ज़माना विनोद जी ऐसा है ना कि हर चीज़ का एविडेंस मांगा जाता है कि कुछ तो हो, corroboration मांगा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो किसी ने कुछ छापा क्यों नहीं भाई, किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं भाई, मलबा भी बोलेगा उसको। तो वो पर्चा भी जो किलो के भाव में जो बेच दिया गया। तो हम ये न समझें कि ये जो मीडिया कवरेज है या फिर जब ये कोई मामूली बात है या फिर ये कोई इनसिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि कहते हैं ऐसी साहब बात कि नहीं है। ये जो मीडिया है, जो प्रेस है, दैट इज द fourth फोर्थ स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये पत्रकारों की, मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, ये शेर अगर वो पढ़ लें तो वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति बहुत ज्यादा सजग हो अखबार सकते ऐसा हैं। नहीं कि आज का कल फेंक दिया जाता है, वो कागज फेंक दिया वो जाता है। कागज, उसके अंदर की जो समाचार है, जो न्यूज है, जी जी, वो तो एक चिरस्थायी है ना। हाँ। जो जुल्म हुआ है सो हुआ है। और ये चाहिए कि वो सरोकार उसमें आए जो सबको प्रभावित करते हैं। ये ना हो कि मतलब एक ऐसी अदना सी चीज छाप दी गई और उस पर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया गया न्यूज बोल बोल के कि जिसका कोई कल वजूद ही नहीं तो है। यहाँ कहीं न कहीं इशारा हो रहा है कि जिस प्रकार के स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं आज, जी, गिर रहे हैं पत्रकारिता के, जर्नलिज्म के, मीडिया के, तो यहाँ कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है, चाहे वो मीडिया हो या छपा हुआ पर्चा हो। दिस इज नॉट समथिंग इनसिग्निफिकेंट। वो इतनी मूल्यवान चीज है, महत्वपूर्ण चीज है कि आप उसको ट्रिवियलाइज नहीं कर सकते। खुद पत्रकार, खुद मीडिया पीपल, दे आर ट्रिवियलाइजिंग इट। तो बिल्कुल, क्योंकि यदि हमको डेमोक्रेसी को मजबूत करना है और डेमोक्रेसी को सही अर्थों में लागू करना है, तो कहीं न कहीं जर्नलिज्म का रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये कम्युनिकेशन क्रांति हुई है, इसका मतलब 100 चैनल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बात बस बोली जाए टाइम पास करने के लिए। जी बिल्कुल, है ना। और लगाई आग तुमने है, हाँ, ये बुझाने की करो कोशिश, न मासूमों की आहें लो, ये मलबा भी बोलेगा। बिल्कुल, कबीरदास जी ने कहा था, दुर्बल को न सताइए, जी बिल्कुल, जाकी मोटी हाय, हाँ। बिना जीव के सांस सौ लोह भस्म हो जाए। तो ये कमजोरों पर जो जुल्म हो रहा है, जो उनको सताया जा रहा है, मासूमों का लहू बहाया जा रहा है, चाहे उसके कारण कुछ भी हो, जो भी हो, कहीं न कहीं व्यवस्था जिम्मेदार है। और मैं तो ये कहता हूँ विनोद जी कि जिम्मेदारी जो है, जो जितना संपन्न है उसकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा हो जाती है। It increases directly in proportion with your wealth. And again, I would like to emphasize here, we are not talking of the political system. जी, It's economic system, industrial system, social सारे system, जो intellectual systems system, even educational system. बिल्कुल। तो इस सिस्टम की जिम्मेदारी है कि किसी के साथ अन्याय न हो, किसी का लहू न बहे, किसी को परेशानी न हो। अगर होती है तो ये आग भी उन्हीं की लगाई हुई जिनके हाथ में सिस्टम है। हाँ, तो अगर आग लगाई है, अगर कोई भाई हर चीज के लिए कोर्ट केस ही क्यों हो एस्टेब्लिश करने के लिए। बिल्कुल भाई मान लीजिए, अब मैं क्या कहूँ, एक दिल्ली के सिनेमा घर में आग लग गई थी, 20वें साल गुजर गए ये एस्टेब्लिश करते हुए कि भाई किसकी जिम्मेदारी है, आखिर कौन क्या करे, है ना। लेकिन आग में जो झुलस गए उनका क्या, उनका तो वही बात है कि जब जो चीज सुस्पष्ट होती है तो उस पर जिम्मेदारी एस्टेब्लिश करने के लिए हम 20 और 50 साल कोर्ट में चक्कर काटते रहे। बड़ी अजीब सिस्टम, बड़ा अजीब है। यानी यहाँ पर काफका की याद आ जाती है कि एक सामान्य सा व्यक्ति छोटी सी बात के लिए सिस्टम में फंस जाता है, सारी जिंदगी निकल जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता, भयभीत तरीके से अपना जीवन बिताता है। तो ये जो काफकियन जो फियर्स है, दो जो अपोजिट चीजें हो रही हैं विनोद जी आज की व्यवस्था में। एक तरफ सामान्य व्यक्ति है, वो घिस जाता है सिस्टम में, छोटे छोटे रूल्स में अटक के सारी जिंदगी चप्पलें घिसता रहता है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, दे टेक द सिस्टम फॉर अ राइड, खुल्लम खुल्ला, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और उसमें शर्म भी नहीं है उनको उसमें। बिल्कुल। और कमाल की बात है कि डेमोक्रेसी बेसिकली सामान्य व्यक्तियों को मजबूत करने का सिस्टम है, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति कमजोर हो गया। डेमोक्रेसी के नाम पर उसको क्या मिला है? रूल्स मिले, रेगुलेशंस मिले, हाँ, स्वतंत्रता उसकी नहीं। भाई ये कहा जाता है विनोद जी कि सो कॉल्ड दंगों में 21 साल की प्रेग्नेंट को गैंगरेप अगर कर दिया गया, उसकी 3 साल की बच्ची को और 7 लोगों को फैमिली के मार दिया गया, उसको वहां से भगा के, तो इनका कोई ऐसे जघन्य अपराध नहीं था, जघन्यता नहीं थी उस अपराध में, नहीं था, ऐसा कहा जाता है। वो तो क्या था? क्या तो था? अब सब तो इससे और जघन्यता क्या होगी? तो इस गजल में व्यवस्था को एक्सपोज करने की कोशिश की गई। व्यवस्था किसी भी देश की हो सकती है, किसी भी समाज की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। ये जैसे आप समझे कि शायरी जो होती है वो टाइमलेस होती है जी, वो किसी पर्टिकुलर घटनाओं से
बंधी हुई नहीं होती। बिल्कुल है बिल्कुल ना? नहीं। तो जुबान हाँ, अब काटी है ये तो तुमने, हंसले गजल इस बार पर सुकून से बैठ मत जाना। जुबान तो काट ली, जुबान हाँ, काटी है तुमने, पर पर सुकून से बैठ मत जाना। अगर बोला कोई अन्ना। अन्ना, तो फिर गूंगा भी ये बोलेगा। मैं तो कहूंगा इस शेर में आपने कुंजी दे दी है, कुंजी। भाई क्या होगा, आपने जुबान काट ली है, सिस्टम से कहा जा रहा है सरमाएदारों से, जो भी करता धरता है आपने सिस्टम हमने से। हमारी जुबान काट दी, कोई बोलने को तैयार नहीं है जुल्म के लेकिन खिलाफ। सुकून से बैठ मत जाना, क्या होगा अगर बोला कोई अन्ना। अब यहाँ पर आप लोग याद करें, वैसे अब एक 2008 की बात। हाँ, 2011 तक आते आते वो आंदोलन बहुत प्रबल हो गया था। अन्ना हजारे जी ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी, हाँ, लोकपाल बिल आ लोकपाल जाए। बिल आ जाए, इस तरह वो पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया था। बिल्कुल। और फिर गली गली में करप्शन के खिलाफ जो है वो एक ओपिनियन बन गया, एक मूवमेंट, जन आंदोलन बन जन गया। आंदोलन ये चीज बन गई। तो ये अन्ना प्रॉपर नाउन को आपने यहाँ कॉमन नाउन की जी, हैसियत जी, दे दी। बिल्कुल। ये अन्ना ने सिर्फ अन्ना हजारे नहीं है। अन्ना का आप मतलब भी वैसे इतिहास बड़ा भाई में- होता है। बिल्कुल, आप है ना? इतिहास में झांक करके देखिए कि इस कई प्रकार के अन्ना अन्ना आपको हमेशा मिलेंगे। ही जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। जब ब्रिटिश लोगों का राज्य था तो एक मोहनदास खड़ा हो गांधी जाता खड़े है। हो गए हैं, और गांव गांव में सुभाष बोस खड़े हो गए, जब छुआछूत की बात आई आम्बेडकर खड़े खड़े हो हो गए, गए। तो ये हैं? सारे अन्ना है, जब सेवा की बात आई मदर टेरेसा खड़ी हो गई। खड़ी हो गई। तो छोटे बड़े अन्ना आपको हर जगह, और जहां अन्ना मिला वहां जन चेतना प्रभावित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और उसके बाद छोटे से छोटा व्यक्ति जिस पर कोई बल नहीं है, जो मुंह बंद रखता है, गूंगा है, वो भी अदरवाइज बोलेगा, बोलेगा। वो भी बात करके अपनी बात, अपने हकों के लिए वो भी लड़ाई लड़ेगा। जब रोजा पार्क्स खड़ी हो गई, मार्टिन लूथर किंग खड़े हो गए अमेरिका में, तो सारे काले लोगों में एक बल संचारित हो गया। जब नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहते हैं तो उनका आंदोलन बाहर चलता रहता है। बाहर चलता रहता है। तो वो एक अन्ना अगर बोल दिया तो जन जन में ये बात आ जाती है कि हाँ, ये हमारे हुकूक हैं और इसके लिए हमें लड़ना है, ये हमें हासिल करके रहना है। जब कोई आनंदी जोशी डॉक्टर बन जाती है तो हजारों लाखों लड़कियों को लगने लगता है कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, मैं भी बन सकती हूँ। कोई सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को शिक्षा देती है, चाहे उस पर पत्थर बरसाए जाए, हाँ। लेकिन आज सारे विश्व में, भारत में लड़कियों की शिक्षा एक नॉर्म है, नॉर्म है, नॉर्मल चीज है। और लोग गर्व करते हैं कि लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये अन्ना का भूलना जरूरी है। वो तो एक बहुत इसलिए बड़ी मैं चीज कहता हूँ है। कि अगर हमें समाज को सही तरीके से प्रगति के राह पर ले जाना है तो किसी न किसी को अन्ना बनना पड़ेगा। क्योंकि सारे लोगों पे वो हिम्मत नहीं होती, सारे लोगों में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। अन्ना जब बोलता है तो उसके पीछे चलने वाले हजारों आ जाते हैं। बिल्कुल, कोई चीज शुरू करना बहुत कठिन है, सब लोग नहीं कर पाते, और लेकिन किसी न किसी को करना चाहिए, किसी न किसी को। और उसके बाद कईयों और का इशारा है उन जुल्मियों को जी। कि जब आप जुल्म करते रहे, कोई बात नहीं, आपने हमारी जुबानें काट दी, कोई बात तो नहीं, ये मत समझना कि कभी कोई अन्ना बोलेगा ही दो नहीं। चार व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकते हमको, तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं होगा या समूह पैदा ही नहीं होगा जो हमें कुछ बोल पाए, और कुछ कर पाए। संपूर्ण राज्य क्रांतियों पर आप नजर डालें तो कहीं कोई व्लादिमीर लेनिन भी खड़ा हो जाता है, कहीं वॉल्टियर भी खड़ा हो जाता है, कहीं जॉर्ज वाशिंगटन भी खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, ये सारे बिल्कुल। एक दृष्टि से देखें तो जुल्म के खिलाफ ये जो सारे भाई आंदोलन हुए उधर हैं। बिरसा मुंडा खड़े हो गए आदिवासियों को जोड़ के अपने साथ। और एक और भी है जो लेडी, मुझे याद नहीं आ रहा जी। कि एक मणिपुर में हाँ, वो ना- शर्मिला, हाँ, आयरम शर्मिला, हाँ, शर्मिला आयरम शर्मिला। जी। उन्होंने बस देखा कि बस स्टॉप पे कुछ लोगों को सैनिकों ने मार डाला खड़े खड़े, बिल्कुल। तो उन्होंने बरसों उपवास रखा, जो गिनीज बुक में अपने आप में एक बात है। तो अन्ना बोलेगा, अगर अन्ना बोलेगा तो फिर अगर अन्ना कोई बोला तो फिर गूंगा भी तो बोलेगा। गूंगा भी बोलेगा। जबान तो काट दी थी आपने उसकी जी। लेकिन अब वो बोल पाएगा, क्योंकि अब वो बात आ गई है, अब वो माहौल आ गया है। तो ये कंप्लासेंसी नहीं होनी चाहिए कि हमने सिस्टम को मैनेज कर लिया, हमने तो जबान काट दी, कोई हमारे खिलाफ बोल। ये दम्भ नहीं होना चाहिए कि हमारे खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, जो बोलेगा वो द्रोही कहलाएगा। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से राजेश जी ये गजल जी बहुत बाकी अपने आप में आयाम खोलती है, खास करके सिस्टमिक जो चीज़ें हैं, जी, समाजी जो व्यवस्था है, चाहे वो किसी भी तरह की अन्यायकारी व्यवस्था हो। हमने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं यहाँ। तो किसी भी तरह की अन्यायकारी जो व्यवस्था है वो उसको संतुलित बनाने के लिए ये आपकी गज़ल एक बहुत उसमें कारगर चीज़ साबित होगी। मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा इस तरह की गज़ल। आप अपने लहजे से हटके आपने कुछ लिखा है। जनरली शायर का एक लहजा जब बन जाता है तो दूसरी चीज़ें लिखने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आपने एक नई चीज़ दी है। और
इसमें तो वही दुष्यंत कुमार की भी बात जी बिल्कुल, दुष्यंत है कुमार ना, भी व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था बोलते के रहे। खिलाफ, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है ना। जी, तो आपका बिल्कुल। भी सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है। आपने जो बुनियादी बातें कही हैं कि जब कोई अन्ना बोल पड़ेगा तो फिर गूंगा भी कहीं न कहीं बोलेगा, हम और चाहते हैं कि वो चेतना जागृत हो। चेतना संचार हो, चेतना का, चेतना जागृत हो, और अपने आप को कोई अकेला मत समझे, अपने एक समूह साथ हो, और उस तरह से वो चाहे क्रांति जरूरी नहीं है, हर क्रांति गोलियों से नहीं होती है, पर क्रांति बोलियों से भी होती है, बोलियों से होते, विचारों से होती विचारों है से क्रांति। होती है। आपके विचार जो है ना, माइंड सेट की क्रांति जी। होनी चाहिए, आपके समझ की क्रांति, सोच की क्रांति होनी चाहिए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बिल्कुल। राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी, इस जी। गज़ल को आज चुना है। नहीं, हमारे श्रोताओं श्रोताओं तक को भी बड़ा पहुंचाया। अच्छा लगा होगा सुन के, उनमें भी एक नई चेतना का संचार अवश्य हुआ होगा। तो और हम जल्द ही फिर भी आएंगे किसी और रचना के साथ। आपकी भी और कई सारी रचनाएं हैं विनोद जी, जी, जिन पर बात करना बाकी है बहुत अभी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ज़रूर।